वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ सर्व सत्य। मेरा नाम है सरजीत और मैं जो कहूँगा सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। इस वीडियो में राहुल गांधी को मिली सुप्रीम राहत के अलावा हम बात करेंगे इस हफ्ते की उन बड़ी खबरों की जो गोदी मीडिया हमेशा की तरह हिंदू मुसलमान के एजेंडे के नीचे दबा गया। शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर से। रागा इज बैक इन द हाउस। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी, जिसका कांग्रेस को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। मोदी सरनेम को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। इससे पहले गुजरात की निचली अदालत और हाई कोर्ट ने 2 साल की सजा पर मोहर लगाई थी। 4.5 महीने बाद ही सही राहुल गांधी के लिए लोकसभा जाने का रास्ता खुल गया है। वो अपनी वायनाड की सीट दोबारा संभाल सकेंगे और चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऑर्डर सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले पर 3 सबसे बड़ी बातें कही। 1, हम जानना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा क्यों दी। जज को फैसले में ये बात बतानी चाहिए थी। अगर जज साहब ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। 2, अधिकतम सजा के चलते एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी। ये सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का ही मामला नहीं है, ये उस सीट के वोटर्स के अधिकार से भी जुड़ा मसला है। 3, इस बात में कोई शक नहीं है कि भाषण में जो कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यह राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें। एक सवाल दिमाग में आ रहा है, क्या सच में कोर्ट को नहीं मालूम कि ट्रायल कोर्ट ने मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों दी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कोर्ट का जवाब कोर्ट के सवाल में ही छुपा हुआ है। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दे दी होती तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता था, और अगर डिस्क्वालीफाई नहीं होते तो संसद में अडानी मुद्दे पर सरकार का पीछा नहीं छोड़ते। फिर विश्व गुरु को मजबूरी में इस मुद्दे पर संसद में जवाब देना पड़ता, जो उनके पास नहीं था। बात तो सही है। खैर, जहां सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं कोई है जो इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इनके अलावा एक शख्स और है जो इस फैसले से अंदर तक टूट गया है, और वो है अपनी सिलेंड्रेला आंटी स्मृति ईरानी। बड़ी खबर इस वक्त की जिस पर लगातार आज तक बना हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे यानी रोक लगा दी गई। जैसे ही राहुल गांधी की सजा पर फैसला आया, फैसला आने के बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ट्रेंड करने लगा और मीम्स की बाढ़ आ गई, जिसमें सबसे ज्यादा मीम्स स्मृति ईरानी पर ही थे। इस मुद्दे पर किसी बड़े बीजेपी नेता का रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन ये रिंकिया के पापा क्या बोल गए उन्हें भी सुन लो। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। अच्छा, लेकिन आज कुछ सवाल उठते हैं। ठीक है। और उसमें से 1-2 सवाल ये हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये ठीक है। केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। ठीक है, समझ गया। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग ले, तब क्षमा भी नहीं मांगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे। अच्छा। अरे क्षमा तो आप मांगिए रिंकिया के पापा, यार ये कैसी गलत बयानी कर रहे हो। राहुल गांधी ने लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि वो अपने स्टैंड पर अड़े रहे कि उन्होंने किसी भी कम्युनिटी का अपमान नहीं किया है। ये तो सब चलता रहेगा। अब चलते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर, जो कि जुड़ी हुई है पिछले कुछ दिनों में हुई कम्युनल टेंशन से, जिसकी बात मैंने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में की थी। हमारे यहाँ गोदी मीडिया जितना मर्जी इस मुद्दे को घुमा ले, घटना को किसी एक समुदाय विशेष के मत्थे मर दे या सरकार को क्लीन चिट दे दे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में अपने डंका पति का डंका खूब बज रहा है। ये देखिए अपनी स्क्रीन पर द गार्डियन का 4 अगस्त का आर्टिकल क्या कहता है। हाउ विल एनी मुस्लिम फील सेफ
स्पेट ऑफ अटैक्स इंक्रीज टेंशन इन इंडिया। इस आर्टिकल में आगे पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है, सिंस द रूलिंग हिंदू नेशनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी केम टू पावर इन 2014 led by the Prime Minister Narendra Modi, incidents of sectarian violence targeting the Muslim minority, who make up about 14% of the population, have become increasingly frequent। मतलब जब से बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से पावर में आई है, तब से मुस्लिमों पर सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी है। इसके अलावा आप देखिए, अमेरिका से पब्लिश होने वाले द न्यूयॉर्क टाइम्स ने सीधा निशाना हिंदू नेशनलिस्ट लीडर्स पर साधा है। हाउ पार्टीशन स्टेंसेस ऑफ इंडियाज टॉप हिंदू लीडर्स हैव गिवन लाइसेंस टू कैओटिक इन द कंट्री। और इस आर्टिकल में भी मोदी सरकार पर दोष लगाया गया है कि कैसे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये हिंसा के दृश्य आम बात हैं। और ये तो तब है कि अभी हाल में मोदी जी के अमेरिकी दौरे के दौरान वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार रूबीना ने भारत में मुस्लिमों के अधिकार पर मोदी जी से सवाल पूछ लिया था और मोदी जी ने किसी भी प्रकार के भेदभाव से इनकार किया था। steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। तो अगर ऐसा ही है कि मोदी जी के दिल में कोई भेदभाव नहीं है, तो ये मोदी जी के एक्शंस में दिखना चाहिए। मोदी जी को आगे आकर शांति और भाईचारे की अपील करनी चाहिए ताकि दुनिया मोदी जी के सबका साथ सबका विकास नारे में सच में विश्वास कर सके। दोस्तों, ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा, लेकिन हम बताएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अपडेट्स आप तक आती रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो अब बात करते हैं इस समय की राष्ट्रीय समस्या टमाटर की। इस हफ्ते टमाटर का भाव 250 रुपये किलो तक हो गया। अगर आपको लगता है कि सिर्फ टमाटर ही महंगा हुआ है तो मैं कहूँगा कि गेट योर फैक्ट्स राइट। पिछले एक साल में दाल, चावल और आटा 30% तक महंगे हो गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़ा है मोदी सरकार का। संसद में एक सवाल के जवाब में उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने बताया है कि आलू को छोड़कर ज़्यादातर खाने की चीज़ें महंगी हुई हैं। अरहर, मूंग, दाल, चावल, चीनी, दूध, मूंगफली, तेल और आटा, इनमें सब शामिल है। बीते एक साल में आलू 12% सस्ता हुआ है तो 5% प्याज महंगी हो गई है, और अगले महीने से प्याज के दाम बढ़ने भी शुरू हो सकते हैं। किचन का बजट बिगाड़ने में टमाटर के बाद सबसे बड़ी भूमिका अरहर दाल की है। 31 जुलाई तक एक साल में यह 30% तक महंगी हो गई है। और आपके पीछे ये स्क्रीन पर देखिए चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे महंगे हुई हैं। महंगाई एक ऐसा कोर इशू है जो कि आम आदमी से जुड़ा हुआ है। हर वर्ग का इंसान इससे त्रस्त है, लेकिन मजाल है कि किसी न्यूज़ चैनल ने इस रिपोर्ट को चलाया हो। सरकार से सवाल करना तो दूर, इस पर कोई भी डिबेट की हो। हाँ, बस किया है तो एक चीज़ जिसमें गोदी मीडिया एक्सपर्ट है, हिंदू मुस्लिम करो। और सरकार भी यही चाहती है कि आप बस इन सब में उलझे रहें ताकि आप महंगाई पर, बेरोजगारी पर सवाल ना पूछें और सरकार कह सके सब चंगासी। दोस्तों, अगली अपडेट जुड़ी है अशोका यूनिवर्सिटी से। अशोका यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर साब्यसाची द्वारा जारी एक रिसर्च ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। 50 पेज की रिपोर्ट जिसका टाइटल है डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, साब्यसाची दास ने बनाई है, जो कि अशोका यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनावों में कुछ सीटों पर धांधली हुई थी और इस धांधली की वजह से बीजेपी उन सीटों पर जीत गई जहां मुकाबला बहुत क्लोज था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। इस रिपोर्ट में मुसलमानों के साथ चुनावी भेदभाव की ओर भी इशारा किया गया है, जैसे कि वोटर लिस्ट में नाम हटाना वगैरह वगैरह। जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। साब्यसाची दास को सोशल मीडिया पर भयंकर ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा।
और हैरान करने वाली बात यह हुई कि ऐसे में प्रोफेसर साहब की यूनिवर्सिटी ने भी उनका साथ छोड़ दिया और अपने आप को इस रिपोर्ट से अलग कर लिया, जिसके कारण अशोका यूनिवर्सिटी की भी आलोचना हो रही है। इस मुद्दे पर आगे जो भी अपडेट आएगी आप तक शेयर करेंगे। तो दोस्तों रुक करते हैं अब अपनी अगली अपडेट का। अगर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं तो ये अगली अपडेट आपके लिए है, और अगर आप भी अनजान यूजर्स जिनको आप फॉलो नहीं करते और उनको डीएम करते हैं तो ये अपडेट डेफिनेटली आपके लिए है। इंस्टाग्राम एक नया फीचर लेकर आया है। इस फीचर के जरिए अजनबियों के अनवांटेड डीएम पर नकेल कस रहा है। इस फीचर के बाद आप भी अनजान यूजर्स को कोई भी इमेज, वीडियो या वॉइस मैसेज अपनी इनिशियल रिक्वेस्ट के साथ नहीं भेज पाओगे। इस नए फीचर का टेस्ट पहली बार जून में किया गया था, जिसका मकसद है कि यूजर्स को उनके इनबॉक्स पर और ज्यादा कंट्रोल दिया जाए। जो यूजर्स एक दूसरे को फॉलो नहीं करते वो सिर्फ एक इनवाइट मैसेज ही भेज पाएंगे, जिससे कि वो कन्वर्सेशन शुरू कर सके, लेकिन इस इनवाइट मैसेज में सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही होगा, ताकि यूजर्स को कोई भी अनवांटेड मटेरियल ना दिखे। यूजर्स मैसेज रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या डिक्लाइन भी कर सकेंगे और अनकंफर्टेबल होने पर इसकी रिपोर्ट या ब्लॉक भी कर पाएंगे। तो ये थी इस हफ्ते की मेजर अपडेट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मेरा ये चैनल बिल्कुल नया है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जाते जाते राहुल गांधी के लिए एक पीस ऑफ एडवाइस भी देना चाहूँगा। गांधी जी, सिर्फ बाहर वालों से ही नहीं, अपनों से भी अलर्ट रहो। आज अगर स्वर्गीय राहुल गांधी जी नहीं होते तो ये डिजिटल कैमरा नहीं होता, सबके हाथ में मोबाइल नहीं होता। ये राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी की बात कर रहा हूँ। तो मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक मस्त रहो, व्यस्त रहो। गुड बाय, सत श्री अकाल।